नमस्कार, मैं रविश कुमार। चुनाव खत्म होने के अगले दिन चुनाव पर बात करना ठीक वैसे ही लगता है जैसे दिवाली की अगली सुबह हरी घास पर पटाखों के लाल लाल कागज के बिखरे हुए टुकड़ों को देखकर लगता है। थकान से लगता है कि इसे अभी साफ करें या कुछ दिनों के लिए रहने दें या कोई और साफ कर दे। कहने का मतलब यह है कि नया कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। चिराग पासवान का पटाखा भले ना फूटा हो, जलकर भुस हो गया हो, मगर इसकी चिंगारी से झोले में रखे पटाखों में आग लग गई और धमाका होने लगा। कुछ पटाखे फूटने से रह गए। ऐसे वक्त में जब वायु प्रदूषण के कारण पटाखे पर बैन की बात हो रही है, पटाखे के रूपक का चुनाव करना गलत हो सकता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह चिराग नीतीश के लिए गलत होकर बीजेपी के लिए सही हो गए। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, एक सीट से, लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सके। लेकिन चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक सीट मिलने के बाद भी। कई बार होता है कप्तान और कोच के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट की भी चर्चा हो जाती है, क्योंकि उसकी थेरेपी के कारण ही कोई बल्लेबाज खड़ा हो जाता है और छक्का मार देता है, मैच जीत लिया जाता है। मैं जरूर ये चाहता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, और उसके लिए मैंने कोशिश की, मेहनत की। जनता के बीच मैंने अपनी बातों को बिहारी फर्स्ट को मैंने जाकर रखने का मैंने प्रयास किया। पर अंतोगत्वा जो जनादेश सामने आया है, लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता और मैं खुद स्वयं, हम लोग उस जनादेश का पूरी तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में होता या हमारे उसमें कोई भूमिका होती तो जरूर मैं उसमें हस्तक्षेप करता और मैं अपनी बातों को रखता। पर आज की तारीख में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आया है, अंतोगत्वा ये निर्णय अब उन्हीं को लेना है कि प्रदेश का नेतृत्व वो किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। चिराग वाकई सच्चे हनुमान साबित हो रहे हैं। चुनाव में नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात करते थे, अब अपने राम को दिक्कत ना हो इसलिए चुनाव के बाद कह रहे हैं जनादेश का सम्मान करेंगे। क्या नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी से अलग हो जाएगी? चिराग के बयान में गठबंधन को लेकर जो भरोसा झलक रहा है, दिल्ली वाले गठबंधन को लेकर, वो सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है। अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती तो इस बात को तो मैं स्पष्ट रूप से कहता रहा ही हूं कि हम लोग जांच हम लोग करवाएंगे। पर आज की तारीख में ये जिम्मेदारी नई सरकार के ऊपर है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आई है उसकी जांच कराएं। हम लोग के पास जो तथ्य आते रहेंगे हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे। केंद्र में एनडीए जैसा है, हम लोग प्रधानमंत्री जी का हम लोग समर्थन केंद्र में करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिस तरीके से 2014 से निरंतर लोक जनशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, उसी तरीके से खड़ी रहेगी। है ना कमाल? केंद्र के इस गठबंधन का बिहार के चुनाव पर असर हो गया, लेकिन बिहार के चुनाव का केंद्र के इस गठबंधन पर असर नहीं होगा। बिहार में बीजेपी नीति सरकार के विपक्ष में रहेंगे चिराग, और दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में बने रहेंगे। सुबह और शाम का पता ही नहीं चल रहा। नीतीश कुमार भी बीजेपी की इस उदारता के कायल हो गए होंगे कि उन्हें हराने वाला चिराग पासवान उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी का कितना सच्चा दोस्त है। तो देखिए, बधाई का अगर कोई हकदार है बिहार की जनता है, जो मैं बार बार मैं कहता हूं एक डिसिसिव निर्णय उन्होंने लिया और बिहार की जनता ने कम से कम अपना लक्ष्य क्लियर रखा। प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने पूरी तरीके से किया। बिहार की जनता इसके लिए बधाई दी। बिहार में बीजेपी मजबूत हो इसके लिए चिराग पासवान नीतीश को कमजोर कर रहे थे और बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बना रही थी। मतलब लाफ्टर चैलेंज भी इसके सामने उदास लगने लगे। वैसे बिहार की इस नई फिल्म की पटकथा का लेखक है कौन? वो वाकई मुस्कुरा रहा होगा कि जैसी स्क्रिप्ट लिखी है वैसी ही फिल्म बन गई। अब आपको इसी फिल्म के दूसरे सेट पर ले जाना चाहता हूं। यहां बीजेपी के सुशील मोदी मनीष कुमार से कह रहे हैं कि चिराग के कारण जदयू हार गई। कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने भारी क्षति पहुंचा दी है। एक तरफ चिराग हैं जो बीजेपी को जिताने का श्रेय ले रहे हैं, एक तरफ सुशील मोदी हैं जो बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय चिराग को नहीं दे रहे हैं, बल्कि जदयू को हराने के लिए चिराग को दोष दे रहे हैं। जैसे बीजेपी को पता ही नहीं था कि चिराग जदयू की सभी 115 सीटों पर लड़ रहे हैं और उससे नीतीश को नुकसान हो सकता है। आप इस बयान को सुने तभी आपको पता चलेगा कि सुनने का मतलब यह नहीं कि समझना भी जरूरी है। बीजेपी का स्पष्ट निर्णय है, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का,
कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ये गौण है किसको कितनी सीटें मिली है। जो सीटें मिली हैं दोनों एक दूसरे की मदद से सीटें मिली। बीजेपी को अगर सीटें मिली तो उसमें जदयू का भी योगदान है, और जदयू को जो सीटें मिली उसमें बीजेपी का भी योगदान है। तो इसलिए जब अलायंस चुनाव लड़ता है और जब प्री पोल ये तय है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, तो सीटों की संख्या गौण है। इसीलिए बीजेपी अपने निर्णय पर कायम है और नीतीश जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जो आपको लगता है चिराग का फैक्टर काम किया? नहीं भाई, आखिर में 30 सीटों पर उन्होंने जो रेबल्स को टिकट दिया, अलग अलग, कोई बीजेपी के नहीं, जो भी उनको मिले, उन्होंने 20,000 25,000 वोट लिया। तो और वो जो देखिए रेबल हैं, वो कोई उनको लोक जनशक्ति पार्टी का वोट मिला ऐसा नहीं है। वो अगर एलजेपी नहीं होती तो किसी और नाम पर लड़ते लोग। तो अब क्या हो गया कि लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हर पार्टी के अंदर जिनको टिकट नहीं मिलता वो रेबल जो है वो किसी RLSP के नाम पर लड़ गए, किसी नाम पर लड़ गए। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने भारी क्षति पहुंचाई है, नहीं तो ये आंकड़ा 150-60 तक जा सकता वो था। एनडीए में रहना चाहिए, उनको रखना देखिए चाहिए। ये तो विषय केंद्र का, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिहार में वो एनडीए में नहीं है, इतना तय है। केंद्र में एनडीए में चिराग रहेंगे, ये चिराग कहते हैं। सुशील मोदी कहते हैं कि चिराग बिहार वाले एनडीए में नहीं है। क्या यह समझा जाए कि एनडीए के 2 ब्रांच हैं, एक केंद्र वाला ब्रांच है और एक बिहार वाला ब्रांच है? लेकिन चिराग बीजेपी के साथ फिर क्यों बिहार में चुनाव लड़ रहे थे? तब वे बिहार वाले एनडीए में नहीं थे। मतलब जीतने के बाद भी हारने जैसा कंफ्यूजन। एक और मिसाल देता हूं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उनकी पार्टी का कमिटमेंट। फिर नीतीश कुमार को कमजोर करने का कमिटमेंट चिराग ने किसे दिया था? अपनी पार्टी के हारने और अपने गठबंधन के जीतने के बाद नीतीश कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है जो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। नतीजे आने के बाद उनसे अधिक बीजेपी बोल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नतीजों के बाद यह नीतीश कुमार की पहली तस्वीर है। आज मौलाना आजाद की जयंती है। नीतीश कुमार माल्यार्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार तस्वीरें भी बोलती हैं। ऐसे प्रसंगों को महज निजी और सार्वजनिक सम्मान से बहुत आगे नहीं समझा जाना चाहिए। क्या कुछ ऐसा भी देखना बाकी है जो ना देखा गया हो? बीजेपी के लिए तमाम मुद्दों में नागरिकता संशोधन कानून का भी मुद्दा था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐतराज भी जाहिर कर दिया था कि कोई किसी को बाहर नहीं निकालने वाला है। ये सब फालतू बातें हैं। कहीं उस फालतू बात की भूमिका बीजेपी की जीत में होगी तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? बिहार के चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। इसके बाद भी एनडीए की सीटें नहीं बढ़ी। 2010 में नीतीश कुमार और बीजेपी ने 7 चुनाव लड़ा तो 206 सीटें आई थीं। 10 साल बाद दोनों के गठबंधन की सीटें 125 पर रह गईं। तब जब 3 और नए पार्टनर आ गए, 2010 में नीतीश 115 सीटों पर थे। 10 साल बाद उनकी सीटों की संख्या 41 हो गई। अकेली पार्टी के मामले में तेजस्वी अपनी राजद को भाजपा से 1 सीट आगे ले गए। भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड को 50 से कम सीटों पर लाने में चिराग पासवान की एक अहम भूमिका है। साथ ही साथ बीजेपी को 54 सीटों से 74 सीटों तक पहुंचाने में भी चिराग पासवान की भूमिका को ना बीजेपी ना ही महागठबंधन के कोई नेता नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि उन सीटों पर जहां पर बीजेपी लड़ रही थी वहां पर चिराग पासवान का जो आधारभूत वोट पासवान वोटरों का है वो वहां पर ट्रांसफ़र हुआ। और साथ ही साथ यह भी एक सच है कि अगर आरजेडी को भी 75 सीटें मिली, गठबंधन अगर 110 सीटों पर आई, तो चिराग पासवान का फैक्टर उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो इस चुनाव में उनके कारण फ़ायदा बीजेपी को, फ़ायदा महागठबंधन के दलों को और नुकसान नीतीश कुमार को निश्चित रूप से हुआ है। और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2005 से लेकर 2020 तक जितने चुनाव हुए हैं, जहां ये 2 इनमें से एक साथ होते हैं, तीसरे की हार तय हो जाती है और करारी हार होती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सच से भली भांति 2015 में परिचित हुए थे, लेकिन लगा था कि ये चुनाव जो है एक तरफा होगा। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अगर आरजेडी 80 पिछली बार 81 सीटें जीती थी, इस बार 75 सीटों पर है। कायदे से उसे 40 सीटों पर सिमट जाना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार उनका नीतीश कुमार के साथ तालमेल था। नीतीश कुमार का जो वोट का शेयर है वो बिहार के सभी 243 सीटों पर है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के साथ जो समझौता था, उसी समझौते के कारण आप कह सकते हैं
कि और एक ये जो सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को पहले ही कैबिनेट में नौकरी देंगे, इसका भी एक असर था। युवा वर्ग में, वो किसी भी जाति का हो, युवा वर्ग में उसका अच्छा खासा प्रभाव देखा गया, जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। देखिए, जब ये चुनाव के पहले का जो आंकड़ा था और चुनाव के बाद भी ये आंकड़ा है, ये पहला चुनाव था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ आए थे, उसके बावजूद भी जो सीटों की संख्या है वो एनडीए के लिए वही रही जो चुनाव के पहले थी। लेकिन अंत भला तो सब भला, एनडीए के पास 125 सीटें हो चुकी हैं जो 122 की संख्या से अधिक हैं। सारी रणनीति और ताकत आजमा लेने के बाद भी एनडीए की संख्या उतनी ही रही जितनी 2020 के चुनाव के पहले थी। दोनों ने साथ चुनाव नहीं लड़ा था 2015 में, मगर राजद को अलग कर साथ आने के बाद लोजपा को हटा दें तो इनकी संख्या 125 ही हो जाती है। 2010 में राजद और कांग्रेस की संख्या 24 थी। 10 साल बाद राजद और कांग्रेस की संख्या 96 हो गई और गठबंधन की संख्या 110। लेकिन जो जश्न कल नहीं हो सका वो मना। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में बीजेपी ने दोपहर 4 बजे से महफिल जमानी शुरू कर दी। वाकई इस चुनाव में बीजेपी जश्न की अधिकारी है। एग्जिट पोल को गलत साबित करने की पार्टी तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या इस जश्न में जदयू भी शामिल है? इतना तो मैं भी समझता हूं कि यह बीजेपी की पार्टी है, नक्शा बिहार का है। सोचिए अगर इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो यह जश्न कितना बड़ा हो जाता। बिहार में अपना सीएम का सपना साकार हो जाता। लेकिन नीतीश भी तो अपने ही सीएम होंगे अब, जैसे पहले नीतीश की बीजेपी हुआ करती थी। प्रधानमंत्री के आने का विश्वास, उनके स्वागत की गूंज कार्यकर्ताओं के और समर्थकों के हृदय को पुलकित कर रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर क्या आप यकीन कर पाएंगे कि यहाँ जश्न के जोश में सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है? प्रधानमंत्री अक्सर मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के पालन की बात कर रहे हैं, मगर उन्हीं की सभा में ये स्थिति नजर आ रही है। ये तब है जब कोरोना के कारण 1,28,000 लोगों की मौत हुई है। जब तालाबंदी हुई थी तब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निजी दुख के क्षण में भी अपने दफ्तर से निकलकर घर नहीं गए थे, क्योंकि तब उन्होंने देश की और मानवता की सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी समझा था। लेकिन बहुत मेहनत के बाद, बहुत जमाने के बाद बिहार में बीजेपी को बढ़त मिली है। थोड़ी बहुत छूट तो चल जाती है। 2005 से बीजेपी बिहार की राजनीति में दूसरे नंबर की पार्टनर है। 2020 में वो पहले नंबर की पार्टनर हो गई। 2025 के उसके सपने के बारे में अभी क्या बात करना है? ज्ञानियों को ज्ञान बांटने दीजिए या खुशी 31 साल के तेजस्वी को रोक देने की है या नीतीश कुमार को जीत लेने की? नीतीश कुमार जीते हैं या जीत लिए गए हैं, इस पर आप निबंध लिखेंगे तो दोनों वाक्यों का फर्क पता चल जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते, गैस कनेक्शन, घर, स्वरोजगार के लिए सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे रेलवे,
रेलवे स्टेशन, बेहतर हवाई अड्डे, नदियों पर बनते आधुनिक पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अहमियत नहीं रखते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही है कि असली मुद्दे यही है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। जब टीवी चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जश्न की तस्वीरें आने लगी, तब ये सवाल भी पूछे जाने लगे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं जश्न मना रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। तब जाकर शाम 7:19 पर नीतीश कुमार का एक ट्वीट आता है। वे लिखते हैं कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार और खुशी इतनी है कि नतीजे आने के कई घंटे के बाद यही एक ट्वीट आया है। गठबंधन की राजनीति का चमत्कार देखिए। जो तीसरे नंबर की पार्टी है उसका मुख्यमंत्री होगा। इस बार एनडीए को 37.57% वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को 37.69%, राजद को 23.1%, बीजेपी को 19.5%, जदयू को 15.5% वोट मिले हैं। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि 71 से 41 पर आना नीतीश का कमजोर होना है, तो पहले जदयू के नेता केसी त्यागी को सुन लें, जो कहते हैं कि ब्रांड नीतीश कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि सीटें कम होने के बाद भी जदयू को मिले मत प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। त्यागी कहते हैं कि नीतीश की सभाओं में महिलाएं काफी आती थीं, जिन्हें देखने में मीडिया नाकाम रहा। त्यागी कह रहे हैं कि नीतीश के कारण एनडीए को वोट मिला है। अगर चिराग ना होते तो तेजस्वी चुनाव हार जाते। ये हुई ना कमाल की बात। एनडीए के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और श्री नड्डा जी पार्टी प्रेसिडेंट दर्जनों अवसरों पर सार्वजनिक तौर से घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार इसके नेता होंगे। एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन वेस्टेड इंटरेस्ट ताकतों की तरफ से चलाया जा रहा है, जो ब्रांड नीतीश को भी खत्म करना चाहते हैं और एनडीए को भी कमजोर करना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये? क्या आपको लगता है एनडीए के अंदर से ये कोशिश हो रही है, बीजेपी के अंदर से कोशिश हो रही है? नहीं, बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एलजेपी ने सबसे ज़्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाया है इस चुनाव में। आंकड़े बताते हैं कि उनके उम्मीदवार अगर ना चुनाव लड़ते तो तेज प्रताप भी और तेजस्वी यादव दोनों चुनाव में पराजित होते और जेडीयू को 83 सीटें मिली होती और जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एमर्ज हुई होती। दरअसल चिराग पासवान अपना काम कर चुके हैं। केंद्र में उन्हें क्या मिलेगा वो उस अंधेरे को पता है, जिसे मालूम था कि उसके पास एक चिराग है। इस एपिसोड के रणनीतिकार बाहर भले ही गंभीर दिखते हों, लेकिन ड्राइंग रूम में जोर से ठहाके लगाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। एक फॉर्मूला हरियाणा के बाद बिहार में भी चल जाए और नाराज मतदाता को किसी और के गराज में पार्क कर दिया जाए, इसके रचनाकार का हक तो बनता है कि वो अपनी इस रणनीति पर जश्न मना ले। आशीष रंजन है हमारे साथ। तो आशीष, मेरा सवाल यही है कि ये लोजपा ने किसको कितना काटा, और एक दूसरी पार्टी AIMIM जब भी लड़ने जाती है तो कहा जाता है कि ये बीजेपी की तरफ से सेकुलर पार्टियों को नुकसान कर रही है। तो सेकुलर पार्टियां उसे तो अपने साथ लेकर जाती नहीं हैं, और उस पार्टी को भी पूरा हक है कि वो अपनी स्वतंत्र राजनीति करे, अपने उम्मीदवार उतारे।
फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों ने जब अपना चक्र चलाया होगा तो कौन कौन इनके जद में आया और कटा है। धन्यवाद रवीश जी। जैसा कि आपने ही जिक्र किया कि लोकतंत्र में और कोई भी सेकुलर पार्टी या किसी भी तरीके की पार्टी को सभी को समान रूप से अधिकार है चुनाव में जाने का, लोगों के बीच अपने विचार और मैनिफेस्टो के थ्रू मतदाताओं को आकर्षित करने का। तो इसके लिए सभी पार्टियां स्वतंत्र है और लोकतंत्र की इससे खूबसूरती और मजबूती दोनों बढ़ेगी। जो बड़ी बात है बिहार चुनाव 2020 के संदर्भ में वो ये है कि इस बार जो छोटी पार्टियों ने जो कांटे की टक्कर हमें देखने को मिली महागठबंधन और एनडीए के बीच, जिसमें एनडीए को बहुमत मिली, उसमें छोटी पार्टियां एलजेपी, एआईएमआईएम और जो जाप जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की थी, इनका एक अहम रोल रहा है। हालांकि वो ज्यादा सीट नहीं जीत पाई, एलजेपी 1 सीट जीत पाई जबकि एआईएमआईएम सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीट थे जिसपे उन्होंने बहुत दूसरों पार्टियों के लिए, दूसरे गठबंधनों के लिए एक स्पॉइलर का काम या उनकी सीट खराब करने के मतलब उनको हराने में एक अहम भूमिका अदा की। सामान्य तौर पर उदाहरण के तौर पे इसे ऐसे देख लीजिए, जो आपने भी जिक्र किया एलजेपी का। एलजेपी जीत तो सिर्फ 1 सीटें पाई, लेकिन वो 54 ऐसे सीटें थे जहां पे एक निर्णायक भूमिका अदा की किसी की जीत और हार में। उस 54 सीटों में बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि उसने एनडीए में जदयू को 54 में से सीधे 25 सीटों पे ऐसी भूमिका में थी जहां पे जदयू को सीधे हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि जो एलजेपी पुराने फॉर्म में एनडीए का एक पार्टनर थी, अगर वो साथ में चुनाव लड़ती एनडीए की या वो इस चुनाव को ही नहीं लड़ती, तो उस परिस्थिति में जेडीयू का परफॉर्मेंस इतना बुरे नहीं होती और इस तरीके से एनडीए का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता। ठीक उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि एलजेपी ने सिर्फ एनडीए का को खराब किया है, बल्कि महागठबंधन को भी 24 सीटों पे उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जिसमें कि सीधे 12 सीटों पे तो सीधे आरजेडी को और 10 सीटों पे कांग्रेस को। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन पार्टियों ने एक तरीके से इस चुनाव परिणाम को बड़ा उलटफेर करने में या उनके संख्या को इधर उधर करने में अहम भूमिका निभाई है। दूसरी जो पार्टी एआईएम की जो बात की है, उन्होंने 5 सीटें जीती और सीमांचल में जो 24 सीटें आती है उसमें से कई सीटों पे उनके जो वोट शेयर हैं वो काफी अच्छे मार्जिन में रहे हैं और वो तकरीबन ऐसे 5-6 सीटें हैं जिन पे वो एक ऐसे निर्णायक भूमिका में थे 6-7 सीटों पे, जहां पे कि वो अगर वो नहीं होते या वो किसी गठबंधन में होते तो आज वो सीट जो है महागठबंधन के साथ सीधे होती, क्योंकि अमूमन माना जा रहा है कि मतलब जो उनका स्टैंड है ओवैसी का वो एनडीए के खिलाफ है। तो वो सीटें जो है और अगर वो महागठबंधन के साथ होते हैं वैसे या वो खुद नहीं लड़ते, तो जो टैली है 125 वर्सेस 110 की, वो कुछ अलग नजर आती। तो महागठबंधन को तो पता होना चाहिए था कि इस पार्टी का इतना यहाँ आधार बन गया है, तो उसके साथ अलायंस कर लेते तो हो सकता था कि ज़्यादा सीटें आ सकती थी इनके पास। आप कह रहे हैं कि 5 के अलावा 5 जीतने के अलावा 7 पे नुकसान पहुंचाई, तो आखिर ओवैसी अपनी राजनीति कब करेंगे। आपने सही कहा कि सबको अपना हक है, पर आपने दूसरे और तीसरे चरण की जो बात कही आशीष, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का ध्रुवीकरण था, जातीय ध्रुवीकरण देखने को मिला या सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण देखने को मिला, या सामान्य मतदाता भी अपने पसंद के हिसाब से किसी की तरफ जा सकते हैं। जी रवीश जी, आपका ये जो सवाल है कि चरण वाइज किस तरीके से किसी प्रकार का ध्रुवीकरण हुआ कि नहीं, देखिए जो अलग अलग माध्यमों के थ्रू जो कैंपेन के दौरान देखने को मिली, जिस तरीके से बातचीत की जा रही थी उसमें इस बार अन्य चुनावों की तरह थोड़ा सा धार्मिक ध्रुवीकरण कम था, लेकिन शुरुआती दौर में था। कुछ लोगों ने तो इस बात की भी जिक्र किया था पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर कश्मीर से अगर महागठबंधन जीतती है तो कश्मीर से आतंकवादी आ जाएंगे बिहार में, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन आरजेडी ने, खासकर उसके नेता तेजस्वी यादव ने इन बातों को ज्यादा तरहीज नहीं दी, उसको कैंपेन में नहीं लाया। उससे ये मामला उस लेवल पे नहीं फैला और नहीं उसका प्रसार हुआ। लेकिन जातीय ध्रुवीकरण इस चुनाव में काफी देखने को मिली और अब उसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि चरण बाय चरण बिहार चुनाव में इस बार क्या हुआ,
तो आप देखेंगे कि पार्टियों के स्ट्राइक रेट में एक बड़ी रोचक तथ्य देखने को मिलती है। जहां की पहले चरण में जो एनडीए का जो स्ट्राइक रेट था, जो 71 सीटों पे पहले चरण में चुनाव हुई थी, उसमें महागठबंधन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वो 71 सीटों में से 47 सीटें जीत गई, जबकि एनडीए जो थी वो सिर्फ 22 सीटें जीत पाई। इस तरीके से स्ट्राइक रेट देखे तो महागठबंधन 66% सीटें जीती, जबकि एनडीए सिर्फ 31 सीटों पे। लेकिन जैसे ही ये चरण बढ़ते गया, दूसरे चरण में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही। 45% सीटें महागठबंधन ने जीती और 54% एनडीए ने, जो कि तीसरे चरण में जाके ये बिल्कुल ही एक एनडीए के फेवर वाला चरण हो गया, जो कि अमूमन ऐसा माना नहीं जाता था। तीसरे फेज में महागठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर रहा, सिर्फ 23% वो सीट जीत पाए, जबकि उसके उलट एनडीए 67% सीटों जीत पाई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहले चरण में जैसे ही लीड बढ़ रही थी, लीड दिखने को वो एक माहौल बना था तेजस्वी के प्रति या आरजेडी अलायंस के प्रति, उसको दूसरे चरण में दो चीजों ने काफी धक्का पहुंचाया। दूसरे और तीसरे चरण में क्रमानुसार एक तरीके से बढ़ते क्रम के अनुसार वो ये थी, पहला कि एक मैसेज ये दिया गया कि अगर इस तरीके से महागठबंधन जीतती है तो फिर से वही लालू राज या यादव राज वाले आएगी, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टरबेंस होगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक बड़े लेवल पे जातीय ध्रुवीकरण हुआ। जो दूसरे और तीसरे चरण में ज्यादातर सीटें वो थी तिरहुत की, मिथिलांचल की, जिसमें एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और इसमें अपर कास्ट खासकर ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी रही है। और वो लोग बिल्कुल भी जो शुरुआती दौर से ही 90 के दशक में ही जो बदलाव हुए थे बिहार में, वो उनके फेवर में नहीं थे और इसी वजह से वो किसी भी कीमत पे आरजेडी अलायंस को सत्ता में नहीं देखना चाह रहे थे। तो एक मजबूत कंसोलिडेशन हुआ अपर कास्टों का एनडीए के समर्थन में। लेकिन एक जो और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि कल से डिबेट में सिर्फ ज्यादातर बीजेपी आरजेडी की बात हो रही है, वो ये है कि जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, वो उसका एक वोट बेस ईबीसी में और महिलाओं में रहा है। आप कई खबरों की ओर देखें तो दूसरे और तीसरे चरण में महिलाओं के टर्नआउट में पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा इजाफा रहा। यहां तक कि तीसरे चरण में तो दहाई का आंकड़ा 11% का इजाफा रहा चरण। तो ये जो एक और ईबीसी का वोट भी जो नॉर्थ बिहार में कुछ ज्यादा है। तो ये दोनों जो है इस अलायंस को, ईबीसी प्लस महिलाओं का जो एनडीए के प्रति झुकाव या नीतीश कुमार के प्रति जो झुकाव रहा, वो साफ दिखने में आई इस चुनाव में। और उस वजह से एनडीए किसी भी तरीके से इस बार अपनी सत्ता बचाने में सफल रही और बहुमत बना के एक बार फिर से चौथी दफे इनकी सरकार बनने की संभावना, चौथी बार उनकी सरकार बनने जा रही है बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये जानकारी देने के लिए। बिहार के चुनाव का विश्लेषण होता रहेगा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले एक सूचना ये भी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि छठ त्यौहार सार्वजनिक जगहों पर नहीं मनाया जा सकेगा। आप अपने घर में मना सकते हैं, छत पे मना सकते हैं, आप अपने निजी स्पेस में मना सकते हैं। बाकी ब्रेक के बाद। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना फिर से चिंता का कारण बन गया है। इस महामारी के बढ़ने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर किस तरह का दबाव पड़ता है, पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट से साफ हो जाता है। कोविड के इलाके में लगे डॉक्टरों को पीपीई किट में घंटों काम करने पड़ते हैं। अस्पताल में बंद जिंदगी जीनी होती है। आप मास्क उतारकर जब तक चाय या पानी नहीं पी सकते हैं। इसका असर यह हुआ कि डॉक्टर हमारे दुबले होने लगे। रोजाना 8 से 10 घंटे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई पहनकर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी वेट लॉस यानी कि घटते वजन का शिकार हो रहे हैं।
मुंबई में बीएमसी के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जंबो कोविड फैसिलिटी के डीन डॉक्टर राजेश डेरे पहले 82 किलो के थे। 10 घंटे पीपीई में रहते हैं और बीते कुछ महीनों में 14 किलो वजन गंवा चुके हैं। इनके कोविड केयर सेंटर में स्टाफ के करीब 25 लोगों का यही हाल है। स्ट्रेस है, फिर ज़्यादातर पीपी किट में जब आता है पसीना आता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है वेट लूज़ होने का। फिर स्ट्रेस की वजह से आपका एपेटाइट लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सारे वन ऑफ द रीज़न है कि वेट लॉस इसमें हो सकता है। जैसे ही आपका डाइट पे फ़र्क होता है, एपेटाइट लॉस हो जाता है या डाइट ये हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और उसके ऊपर मैं डायबिटिक भी हूँ, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। 900 के आसपास है डॉक्टर, वार्ड बॉय, सिस्टर मिला के, और एग्जैक्ट नंबर तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा सर्वे नहीं किया है, बट कम से कम 20-25 लोगों का तो मुझे पता है जिनका अप्रिशिएबल वेट लॉस हुआ है, जो दिख सकता है। बीएमसी के कोविड केयर सेंटर में पीपीई पहनकर 8 से 10 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने वाली डॉक्टर सोनाली कीर्तने का मई से अब तक 8 किलो वजन कम हुआ है। यहाँ पे काम करते वक्त करीब मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ है। हम लोग यहाँ पे लास्ट मई से लेके अभी तक के काम कर रहे हैं। पीपी किट में काम करने की वजह से शायद वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन और भूख प्यास जो लगती है, हम टाइम पे खाना नहीं खा पाते और हेक्टिक वर्क शेड्यूल की वजह से खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और न्यूट्रिशन उतना एडिक्वेटली मिल नहीं पाता है, तो उसके चलते वेट लॉस हो गया है। नर्स, वार्ड बॉय जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी यही हाल है। 8 आवर्स में जो पूरा पीपी किट पहनते हैं तो उसमें जो पसीने की तकलीफ होती है, ना उसमें पानी पीना होता है ना खाना खा सकते हैं हम लोग, तो लेकिन काम करने के लिए कुछ लगता नहीं है। सिर्फ वही प्रॉब्लम है हम लोगों को। मतलब मेरा पसीना इतना आता है ना, तो मतलब बता भी नहीं सकते हम लोग कि हम लोगों के अंदर क्या होता है वो। तो मतलब मैं यहाँ से आने के बाद एटलीस्ट मेरा 5 kg वेट कम हुआ है। जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरा वेट 56 था और अब लगभग 51-52 हो गए। मतलब 4 किलो मेरा वेट कम हो गए। तो उनको खाना देना और O2 में पानी डालना, बेडशीट बदलना, और उनको कभी कभी पेशेंट शिफ्ट करना पड़ता है, तो उनको बहुत कांटेक्ट में भी आ जाते हैं ना। कोविड केयर सेंटर्स में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्राई फ्रूट्स जैसी पौष्टिक चीजों के इंतजाम की खबर तो है, लेकिन इस तरह से खराब हो रहे इनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब तक दवाई नहीं, इनके स्वास्थ्य के साथ भी ढिलाई जायज नहीं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।